जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सुना था कि इतना सावधानी बरतने के बावजूद भी टाइगर बड़े आराम से जिम कॉर्बेट को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पेड़ से उतरने के बाद एबिटसन जो जिम कॉर्बेट के लिए वहीं पास में एक बर्तन में चाय रखे थे, वे उसको पीते हैं और वापस कॉटेज की तरफ चले जाते हैं। दोपहर में जब जिम कॉर्बेट और एबेटसन खाना खा रहे थे तो वे यही बात कर रहे थे कि आदमखोर अब इतना चालाक हो गया है कि वो वापस वहाँ पर उस शिकार पर नहीं जाएगा और उसने हमें पेड़ पर देख भी लिया था। इतने ही देर में उनका एक नौकर दौड़ते हुए आता है और कहता है, सर, हाथ से इशारा दिखाते हुए कहता है कि सर, दक्षिण की दिशा में जिस भैंस को हमने बांधा था उसको टाइगर उठा ले गया। ये सुनते ही जिम कॉर्बेट अपना खाना छोड़कर तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से भैंस गायब हुई थी। वहां पहुंचकर जिम कॉर्बेट देखते हैं कि वहां टाइगर के पंजों का निशान तो था, पर खून का एक भी बूंद गिरा नहीं था। कुछ देर इधर उधर करने के बाद वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर जिम कॉर्बेट को जमीन में कुछ गड्ढा दिखाई देता है। टाइगर जब भैंस को घिसटा कर लेकर जा रहा था तब भैंस की सींग जमीन पर लगने से वहां की जमीन में गड्ढा बन गए थे, जिससे जिम कॉर्बेट समझ गए कि टाइगर इसी दिशा में भैंस को उठाकर लेकर गया है। कॉर्बेट और उनके नौकर शिकार को खोजने के लिए उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते जाते कुछ दूर पर उनको शिकार तो नहीं मिलता है, पर एक झाड़ियों में से टाइगर की गुर्राहट की आवाज़ आती है, जैसे मानो कि वो चेतावनी दे रहा हो कि अब यहाँ से इसके आगे मत बढ़ना वरना जान से जाओगे। गुर्राहट सुनते ही जिम कॉर्बेट अपने नौकरों को वहीं रोकते हैं और खुद भी वहीं रुक जाते हैं। बिना मुड़े जिम कॉर्बेट पीछे की तरफ चलने लगते हैं। जब वे कुछ ठीक ठाक दूरी पर पहुंच जाते हैं तब जहां पर जिस झाड़ी में टाइगर बैठा हुआ था उसके जस्ट पीछे ही एक बड़ी सी खड़ी पहाड़ी थी। जिम कॉर्बेट और उनके दोनों नौकर दूसरी दिशा से घूमते हुए उस पहाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर निशाना साधकर टाइगर का इंतजार करने लगते हैं कि जब वो बाहर निकलेगा तब वे उसे गोली मारेंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद टाइगर अपना सर झाड़ी के हल्के से बाहर निकालता है और जैसे ही जिम कॉर्बेट टाइगर को देखते हैं वे उस पर गोली चला देते हैं, पर गोली टाइगर को न लगकर एक छोटी सी चट्टान पर जाकर टकराती है। गोली की आवाज़ सुनते ही टाइगर वहीं पर जोर से उछल पड़ता है और सीधे बेल की कांटों में जाकर गिरता है। बेल की कांटों से अपने आप को छुड़ाने के लिए टाइगर छटपटाने लगता है और टाइगर की छटपटाहट को देखकर जिम कॉर्बेट और उनके नौकर को लगता है कि शायद गोली टाइगर को लग चुकी है, इसलिए वह छटपटा रहा है। जैसे ही जिम कॉर्बेट थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं टाइगर को दूसरी गोली मारने के लिए, तभी टाइगर बेलों की कांटों में से निकलकर उसी दिशा से भाग गया था जिस दिशा से ये लोग पहले आए थे, जहां पर इनको देखकर टाइगर गुर्राया था। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि चलो, टाइगर तो भाग गया, पर शिकार का पता लगाते हैं ताकि टाइगर जहां भी शिकार को छुपाया होगा रात में उसे खाने के लिए जरूर आएगा। टाइगर ने शिकार को एक तालाब के पास एक चट्टान के कोर के नीचे छिपा दिया था। कुछ देर बाद ढूंढते ढूंढते वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शिकार उसी चट्टान के नीचे है, पर वहां पर बैठने का कोई भी जगह नहीं था जहां पर वे बैठकर उस टाइगर का इंतजार कर सके, और ना ही कोई पेड़ था जिस पर मचान बनाया जा सके। तब जिम कॉर्बेट
वापस कॉटेज की तरफ जाने का मन बनाते हैं और वापस कॉटेज चले जाते हैं। अगली सुबह जब वे वापस आकर देखते हैं तो टाइगर पूरे के पूरे शिकार को खा चुका था, केवल नाखून और सर को छोड़कर। 2 दिन बाद एक बार फिर से उनका नौकर उनके पास आता है और कहता है कि साहब, हमने जो नीचे घाटी में एक भैंसे को बांधा था उसे टाइगर मारकर वहाँ से उठा ले गया। तो जिम कॉर्बेट एक बार फिर से शिकार का पता करने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में करीब 4.5 किलोमीटर आगे जाने पर पत्तों के झुंड के नीचे उन्हें शिकार दिखाई देता है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि टाइगर ने शिकार को पत्तों के नीचे कुछ इस प्रकार छुपाया था कि अगर उस पर मक्खियों के झुंड का हमला नहीं हुआ होता तो किसी भी इंसान के लिए यह जान पाना बहुत मुश्किल होता कि उस पत्तों के नीचे शिकार है। जिम कॉर्बेट वहीं पर एक पेड़ का चुनाव करते हैं और उनके नौकर उस पेड़ पर एक मजबूत सा मचान बना देते हैं और फिर जिम कॉर्बेट अपने नौकरों से कहते हैं कि अब आप लोग वापस कॉटेज की तरफ चले जाइए, मैं रात भर यहीं पर टाइगर का इंतज़ार करूंगा। शाम के करीब 4 बजे जिस पेड़ पर जिम कॉर्बेट बैठे थे उस पेड़ के जड़ में बगल वाले पहाड़ी से एक पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आकर टकराता है और जब जिम कॉर्बेट उस दिशा में अपना ध्यान करते हैं तो देखते हैं कि एक टाइग्रेस अपने 2 शावकों के साथ पहाड़ी से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जिम कॉर्बेट अपने किताब में लिखते हुए कहते हैं कि टाइग्रेस और उसके बच्चों के बीच इतना अच्छा कॉम्बिनेशन था, इतना अच्छा कम्युनिकेशन था कि अगर टाइग्रेस अपना एक पाँव आगे बढ़ाती थी तो उसके बच्चे भी एक पाँव आगे बढ़ाते थे। अगर टाइग्रेस कहीं रुक जाती थी तो उसके बच्चे भी वहीं सतर्कता से रुक जाते थे। जहाँ पर शिकार पड़ा था टाइग्रेस वहाँ से तकरीबन 15 से 20 मीटर की दूरी पर आके बैठ जाती है, उसी दिशा में अपना मुंह कर कर, और उसके दोनों बच्चे आपस में शिकारी खेल खेलने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि टाइगर के अंदर देखने और सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है पर उनके अंदर सूंघने की क्षमता बहुत कम होती है। यह इस प्रकार भी प्रूफ होता है कि टाइग्रेस के बच्चे जब खेल रहे थे, अपना शिकारी खेल खेल रहे थे, तो 3 से 4 बार पत्तों के नीचे जहाँ शिकार पड़ा हुआ था वहाँ पर आते थे, फिर वापस चले जाते थे। एक बार वे खेलते खेलते मक्खियों के झुंड की वजह से वहाँ तक शिकार के ऊपर चले जाते हैं और उनके पाँव से पत्ते हट जाते हैं तो उन्हें वह शिकार दिखाई देता है जिसे वह खाने लगते हैं और फिर टाइग्रेस भी आकर भरपेट अपना शिकार खाने लगती है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि यह मोमेंट, यह दृश्य देखने में इतना सुनहरा लग रहा था कि 2 बच्चे अपना भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद उसकी माँ उनके चेहरे पे लगे खून को अपने जीभ से चाट कर साफ कर रही थी। जिम कॉर्बेट उस टाइग्रेस को गोली नहीं मारते हैं क्योंकि पैरों की पंजों से पता लगा लिया था जिम कॉर्बेट ने कि यह आदमखोर एक टाइगर है, न कि टाइग्रेस है। टाइग्रेस और उसके बच्चे सभी लोग वहाँ से भोजन कर कर चले जाते हैं और जिम कॉर्बेट उसी पेड़ पर बैठकर रात भर टाइगर का इंतज़ार करते हैं पर टाइगर आता नहीं है। सुबह जिम कॉर्बेट पेड़ से नीचे उतरकर वापस कॉटेज की तरफ चले जाते हैं। अगले 3 से 4 दिन तक जिम कॉर्बेट को ऐसा कोई भी घटना सुनने को नहीं मिला था। फिर 5वें दिन थाग गांव का मुखिया जिम कॉर्बेट के पास संदेश लेकर आता है और कहता है कि साहब, थाग गांव के पास जिस भैंसे को बांधा गया था उसे टाइगर मारकर उठा ले गया है। तो जिम कॉर्बेट वहां का मुआयना करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। इस बार जिम कॉर्बेट ने भैंसे को एक मोटी सी रस्सी से बंधवाया था ताकि अगर टाइगर
भैंसे को मारे तो उसे वहीं पर बैठकर खाना पड़े। पर टाइगर उस रस्सी को भी तोड़कर लेकर चला गया था। इस बार का शिकार थोड़ा भारी था, जो भैंसा था थोड़ा तंदुरुस्त भैंसा था, इसलिए टाइगर को ले जाने में बहुत मशक्क़त हुई थी, जिससे भैंसे का निशान पूरे ज़मीन पर घिसटता हुआ दिख रहा था। और उस निशान का पीछा करते करते तकरीबन 2 घंटे सर्च करने के बाद जिम कॉर्बेट और उनके नौकर वहां पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सामने ही शिकार पड़ा हुआ है पर टाइगर नहीं है। और इस बार शिकार को टाइगर केवल दांतों से दबाकर मारा था, अभी खाया नहीं है। तो जिम कॉर्बेट अनुमान लगाते हैं कि भारी शिकार होने की वजह से टाइगर शिकार को यहीं पर छोड़कर कहीं आसपास ही सुस्ताने के लिए गया है। जिम कॉर्बेट इस बार सुनिश्चित करते हैं कि वह इस बार टाइगर का इंतजार किसी झाड़ी में बैठकर करेंगे। पास में ही एक पीपल के पेड़ के पास घनी झाड़ी थी। जिम कॉर्बेट उसी झाड़ी में बैठकर टाइगर का इंतजार करने लगते हैं। और जिम कॉर्बेट को यह भी आशंका था कि उस समय टाइगर उनको और उनके नौकरों को देख भी रहा होगा या शायद नहीं भी देख रहा होगा। तो जिम कॉर्बेट अपने नौकरों से कहते हैं कि आप लोग कॉटेज वापस जाते समय तेज आवाज़ में बात करते हुए जाइए, ताकि अगर टाइगर उनको देख रहा हो तो वह यह भी अंदाज़ा लगा सके कि हाँ, यहाँ जो लोग आए थे वापस चले गए हैं। जिम कॉर्बेट जिस पेड़ के नीचे झाड़ी में बैठे थे उसके लेफ्ट साइड करीब 15 मीटर की दूरी पर वह भैंसा मरा हुआ पड़ा था, और उनके 15 से राइट साइड में 15 से 20 मीटर की दूरी पर एक बड़ी सी खड़ी चट्टान थी। नौकरों के जाने के तकरीबन 10 मिनट ही बाद सामने वाले पेड़ पर बैठे एक लंगूर ने अलार्म कॉल देना स्टार्ट किया। लंगूर अलार्म कॉल तब देता है जब वह जंगल में किसी टाइगर, किसी लेपर्ड, किसी बाघ के मूवमेंट को देखता है। तब वह अपने ग्रुप को, अपने टीम को सतर्क करने के लिए अलार्म कॉल देता है। तो जिम कॉर्बेट भी समझ जाते हैं कि टाइगर जहां भी बैठा था वहां से अब अपने शिकार की तरफ चल दिया है। 10 से 15 मिनट बाद जिम कॉर्बेट को किसी भारी जानवर के चलने की आवाज़ सुनाई देता है। जब टाइगर आगे बढ़ रहा था तो उसके पैरों के नीचे पड़ने वाले लकड़ियाँ जब टूट रही थी, तब जिम कॉर्बेट समझ जाते हैं कि अब टाइगर कहीं आसपास ही है। और जिम कॉर्बेट सतर्क होकर टाइगर का सामने आने का इंतजार करने लगते हैं। 10 मिनट बीतता है, 15 मिनट बीतता है, 20 मिनट बीत जाता है, पर टाइगर जिम कॉर्बेट के सामने अभी तक नहीं आया होता है। तो जिम कॉर्बेट हल्का सा अपना सर निकालकर झाड़ी से बाहर की तरफ देखते हैं, तो पीछे बैक साइड में जिम कॉर्बेट को टाइगर का हल्का सा पूंछ दिखाई देता है। और जिम कॉर्बेट थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जिम कॉर्बेट नहीं चाहते हैं कि रात में टाइगर अपने शिकार के पास जाए तब वे उसे गोली मारें। और दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि अगर दिन में निशाना लगाना रात में निशाने लगाने से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है और स्पष्ट होता है। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट को ऐसे ही इतना महान, इतना बड़ा शिकारी नहीं बोला जाता है। जिम कॉर्बेट टाइगर के पूंछ के अंदाजे से ही अपने हाथ को झाड़ी से हल्का सा बाहर निकालकर गोली चलाते हैं, और वो गोली सीधे टाइगर के कमर में जाकर लगता है। गोली लगने के कारण टाइगर हल्का सा उछल जाता है। तभी जिम कॉर्बेट झाड़ियों से बाहर आते हैं और टाइगर के दोनों आंखों के बीच निशाना लगाते हुए ट्रिगर को खींच देते हैं। इस बार टाइगर वहीं पर चित्त होकर शांत हो जाता है, और जिम कॉर्बेट टाइगर को पत्तों से ढककर गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर गांव वाले भी जंगल की तरफ आने लगे थे। आधे रास्ते में ही जाने पर जिम कॉर्बेट को एबर्टसन, उनके नौकर और गांव वाले मिल जाते हैं। तो सब वापस मिलकर जंगल में टाइगर के पास जाते हैं। बांस से बांधकर अपने कंधों की सहायता से टाइगर को गांव वाले गांव में लाते हैं।
और जिम कॉर्बेट जब टाइगर का पोस्टमार्टम करते हैं तो पाते हैं कि टाइगर के पिछले पैरों में एक गहरा घाव होने के कारण वो आदमखोर बन गया था। तो दोस्तों, हमारी कहानी यह सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर कोई त्रुटियां होगी तो प्लीज़ मैसेज कर बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रणाम दोस्तों, धन्यवाद।